हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है और ये भी लोग बोल रहे हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा। 2026 could be the year artificial intelligence triggers massive job losses. एआई को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें एनहांस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी और लर्निंग प्रोसेस में भी। महाराष्ट्र की जानी मानी यूनिवर्सिटी जीएच रायसोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी ऐसा आपने क्यों सोचा कि कॉर्पोरेट वर्क कल्चर आपके यूनिवर्सिटी में लेकर आना चाहिए? वहाँ पे अराउंड 60 to 70 आवर्स वो लैब में बच्चों को देते हैं। अब अपने आप अगर इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है। तो स्किल एनहांसमेंट अपग्रेडेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया है। अपने आप को खुद को अपग्रेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड्स के साथ नहीं करेंगे तो वो मार्केट से बाहर जल्दी हो जाएगी। थोड़ा मैं ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए, try to become the person of values. Convo Corner, beautiful journey of conversations. Convo Corner. जय जिन दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनवाणी चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अंशिका। दर्शकों, जिनवाणी चैनल की पॉडकास्ट सीरीज में बहुत खास मेहमान को आपके लिए लेकर आई हूं। महाराष्ट्र की जानी मानी यूनिवर्सिटी जीएच रायसोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विवेक कपूर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें, 30 साल का इनको एक्सपीरियंस है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत समय अपना दे चुके हैं। छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाई, बच्चों के भविष्य पे तो काम कर रहे हैं। उसके साथ क्या कर रहे हैं? उनके स्किल्स पर काम कर रहे हैं। बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है और ऐसा क्या हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में जो बाकी की यूनिवर्सिटीज भी यहाँ से सीख ले रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ उपस्थित हमारे बहुत खास मेहमान डॉक्टर विवेक कपूर जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं जिनवानी चैनल का तहे दिल शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज हमें ये अवसर दिया कि हम अपना एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज आप सबसे हम शेयर कर पाए। तो ये हमारे लिए भी एक सुनहरा अवसर है जहां हम सब चीज़ें बातें हम आपस में शेयर कर पाए आप लोगों से। जी सर, आपकी जो जर्नी रही है लगभग 30 साल की आपकी जर्नी है। इस जर्नी में आप विदेश भी गए हैं और विदेश की यूनिवर्सिटीज में भी आप गए हैं। वहाँ से भी बहुत कुछ आप लेकर आए होंगे, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब अप्स एंड डाउन से या स्मूथ रही? बहुत सारे लोगों की जर्नी स्मूथ भी रहती है, आपकी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली मेरा जो टीचिंग का जो पढ़ाई या शिक्षा का मेरा था वो बहुत रोमांचक रहा। मन में ये ज़रूर रहता था कि ऐसा पढ़ लिख के ऐसा ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा हमें, कि फिर धीरे धीरे जैसा जैसा हम पढ़ते गए आगे बढ़ते गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि शिक्षा का महत्व अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें सिंसियर एफर्ट्स अपने हर स्टूडेंट्स को भी लगाना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में उस समय खैर हमें इतना कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, तो किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इंजीनियरिंग कर लो, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन्स ले ली। फिर देन धीरे धीरे हमारा जब एक्सपीरियंस आया, नॉलेज बढ़ी, तब हमने फोकस वे में देन डिसाइड किया। तो उस समय हमारे बीटेक करने के बाद में इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एक ये नया डोमेन आया था। जैसा आज एआई का माहौल है, उस समय इमेज प्रोसेसिंग का था। तो हमने फिर एमटेक किया, उसमें स्पेशलाइजेशन इमेज प्रोसेसिंग में लिया और उसको फिर फर्दर एडवांसमेंट में जाने के लिए हमने रिसर्च में पीएचडी में अगेन मैंने फिर इमेज प्रोसेसिंग डोमेन में किया। तो ऐसा 2015 में पीएचडी करने के बाद देन मैं कुछ साल अपने कॉरपोरेट सेक्टर में भी रहा, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया अबाउट 5 साल का, और फिर मैं टीचिंग फील्ड में आया। तो मैंने खैर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊँगा, हाँ, क्योंकि है, बट आने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो 5 साल जो इंडस्ट्री में दिए वो भी मुझे टीचिंग में देने चाहिए थे। क्योंकि हमने जब एज ए स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें, उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, आज से 30 साल 32 साल पहले, और कई चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिलती थी, गाइडेंस नहीं मिलता था हमें कई बार। तो उस समय मेरे मन में कहीं आता था कि अगर आगे कहीं ऐसा मौका मिला, मैं किसी कॉलेज में टीचिंग में एंटर करूं और फिर धीरे धीरे अपने आप को आगे ले जाते हुए प्रिंसिपल या वाइस चांसलर की पोस्ट पे आऊं और अपने स्टूडेंट्स को वो सब दे सकूं जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी कमी हमें मिली थी। तो इसलिए फिर देन फाइनली आई शिफ्टेड टू टीचिंग प्रोफेशन
एंड आज सबकी बेस्ट विशेष दुआओं से आज मैं वाइस चांसलर इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं मैं। कोई भी कल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी लागू करना आसान तो नहीं होता, चैलेंजेस तो आते हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि कॉर्पोरेट्स मतलब मेरा तो ये पर्सनल एक सुझाव ही रहेगा कि किसी को भी टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो उसने एटलीस्ट 2 से 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का ज़रूर लेना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में वो इंडस्ट्री में ही जाएंगे मोस्टली। आजकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, स्टार्टअप्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, बट स्टिल इंडस्ट्रीज़ को अभी भी अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। तो जो कल्चर इंडस्ट्री में है, अगर जो अपना प्रोडक्ट फाइनली इंडस्ट्री में जाना है और मुझे पता है कि उसको वहाँ क्या स्किल्स, किस टाइप का टीम वर्किंग और ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन रह के काम करना होता है, अगर ये हम ड्यूरिंग इनको ग्रेजुएशन में ही सिखा दें तो वो बहुत अच्छे आउटपुट्स देता है। वो ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, इसलिए मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैंने इंडस्ट्री या कॉरपोरेट कल्चर डेवलप किया है अमंग्स टीचिंग फैटर्निटी में भी। तो इवन मैं टीचर्स को भी, अपने जितने हमारे यहाँ की फैकल्टी है उन सबको भी मैं कॉरपोरेट कल्चर में ही डील करता हूँ। एंड इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एज वेल एज स्टूडेंट्स कम्युनिटी। अच्छा सर, एक चीज़ जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आपके लिंक्डइन पर पहुंच गई और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखी। आप फॉरेन डेलीगेशंस का पार्ट रहे हैं, बाहर जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में आप गए हैं, अपने डेलीगेशन का पार्ट रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। तो वहाँ का आप मुझे बताइए कि वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे यहाँ नहीं है, जो हमारे यहाँ के छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं? और एक और चीज़, वहाँ से आप ऐसा क्या यहाँ लेकर के आए हैं जो आपने इस यूनिवर्सिटी में शामिल किया हो और बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत काम में आया हो? एक्चुअली द मेन डिफरेंस जो मैंने फील किया, मैंने ऑलमोस्ट 8-10 कंट्रीज़ में जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ विजिट्स किए थे। बेसिक डिफरेंस जो मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के सिस्टम में दिखा है, वहाँ बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर और स्किल्स एनहांसमेंट की और फोकस्ड वे में लिया जाता है। उनका आप अगर देखेंगे करिकुलम हो गया, उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, असेसमेंट पार्ट हो गया, इंडस्ट्री के लिंकेज हो गए, ये सारे एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं एंड फोकस्ड वे में वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड द सेकंड बेस्ट पार्ट विच आई फेल्ट वहाँ का जो था सिस्टम में, वहाँ पे अराउंड 60 to 70 आवर्स वो लैब में बच्चों को देते हैं एंड अराउंड 30 to 40 आवर्स का क्लासरूम टीचिंग होता है। अब अपने आप अगर इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग में 60 to 70% बच्चों को बैठाया जाता है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल्स के लिए आप देखेंगे तो 30 to 40 आवर्स मिलते हैं, जो मुझे लगता है कम है। और आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सिनारियो चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट में, तो स्किल एनहांसमेंट अपग्रेडेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया है और ये सारी चीज़ें बच्चों को, स्टूडेंट्स को थ्रू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे के ही हम दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी, इवन मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में आने वाले, वो हमारे एजेंडा में है अभी कि हम प्रैक्टिकल आवर्स को हम 40 to 60 ले जाएं और क्लासरूम को हम 30 आवर्स 40 आवर्स में कर दें। तो देखते हैं आगे हम उसमें कितना बदलाव ला पाते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो रूल्स फॉलो होते हैं वो कोशिश आपने करी है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रूल्स हम यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में भी फॉलो करें। और मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी, मतलब आपसे बात जब हम कर रहे थे तो आपने एक टपरी का जिक्र किया था और जब हम आ भी रहे थे तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कशन में मुझे लगता है नज़र आए, ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन करते हुए नज़र आए और अपनी स्टडीज़ के बारे में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर होती हैं उसके बारे में डिस्कशन ही कर रहे थे। क्योंकि और जैसे मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे आपने टी स्टॉल्स बना रखे हैं, तो टपरी का आपके लाइफ में बहुत अहम रोल है। जैसा कि आपने एक स्टोरी, आप जब हम डिस्कस करें तो आप कुछ बता रहे थे टपरी के बारे में, वो एक्सपीरियंस एक बार फिर से ज़रूर बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ और मैंने तो पर्सनली कई मतलब एक्सपीरियंस किया और इनफैक्ट अभी भी हम लोग इस मुकाम पे आने के बाद में भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नॉर्मली टी स्टॉल को हम टपरी बोलते हैं, जहाँ हम अपने कलीग्स के साथ बैठते हैं ओवर अ कप ऑफ टी और वहाँ हम डिस्कशन करते हैं अबाउट एकेडमिक एक्टिविटीज़, उनके कॉलेज में कैसा चल रहा है, हमारे यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। और वहाँ से हमें बहुत सारे आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को भी रिकमेंड करता हूँ
कि एटलीस्ट अगर आप कॉलेज आवर्स में फ्री हैं तो आप अपने कॉलेज की कैंटीन में जाइए, 4-5 लोग, 2-3 टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करिए, टॉपिक करिए पे आर्गूमेंट्स, ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ वो चीज़ें करें और फाइनली एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ। सर इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा? बाकी के कॉलेजेस में जो फैकल्टीज होते हैं उनको बोलते हैं, जो मैनेजमेंट होता है कि आप क्लासेस लो एक्स्ट्रा जा करके, और आप बोल रहे हैं टपरी पर जा करके डिस्कशन कीजिए, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं लगता आपको? नहीं, सी फैकल्टी पूरे टाइम 100% बिजी नहीं, अच्छा 8 घंटे उनको यहाँ पे रहना है कॉलेज में, तो उनको डेली 3 से 4 घंटे का लोड होता है, थेरी का या प्रैक्टिकल्स का है, किसी दिन उनका शायद 5 घंटे भी हो सकता होगा। तो बच्चा जो 1-1.5 घंटा है, अगर हम उसको इस डायरेक्शन में निकालें सोचने के लिए कि हमें स्टूडेंट्स के लिए हम और क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, और प्लस कैसा है कि आज की रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के सिनेरियो के हिसाब से फैकल्टी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड करना। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई बच्चों को ही बोले आप ये सीखो, लेकिन हम जब तक खुद नहीं सीखेंगे हम उनको नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए अपग्रेडेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं दोनों को हमेशा सलाह देता हूँ, और हफ्ते में 1-2 घंटा अगर हम इस डिस्कशन पे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके जो आउटकम्स आते हैं वो इस 2 घंटे के लिए कुछ भी नहीं है। सर अगर हम एआई की बात करें, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, और ये भी लोग बोल रहे हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा, और एआई ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, देखते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा डेवलप होती है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एआई चल रहा है वो किसकी नौकरी खाने वाला है? हमारे क्षेत्र में से कोई नौकरी खाने वाला है क्या? मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि एआई नौकरी खा जाएगा। इनफैक्ट लोग डर रहे हैं कि यार एआई बहुत बड़ी चुनौती है। जी, मेरा सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं इसको चुनौती की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ एआई को। अगर आपको याद हो कि बहुत सालों पहले जब कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे, तब भी ऐसा ही एक पैनिक सिचुएशन आई थी कि अभी ये कंप्यूटर सब काम करेंगे तो लोगों की नौकरियां चली जाएगी, बट वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ, उल्टा रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। करेक्ट। तो वही सेम चीज़ एआई के लिए आज हम, जैसा मैं खुद ही प्रेजेंटेशंस 10 बहुत जगह मुझे देना होता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए या जो भी है, तो वो बनाने के लिए मुझे जहाँ 3-3 4-4 दिन लगते थे कंटेंट्स ये, तो मैं उसको एआई को एज अ अपॉर्चुनिटी लेके, एआई की हेल्प लेके उसके कंटेंट्स और उससे बहुत सारे ऑप्शंस आइडियाज़ लेके मैं अपना प्रेजेंटेशन और कहीं एनहांस करके उसको मैं प्रेजेंट कर पाता हूँ। और जो टीचर्स का है, वो जो ब्लैक बोर्ड की आज भी कन्वेंशनल टीचिंग प्रैक्टिस जो वर्षों से चली आ रही है, उसको एआई या कोई और टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि एआई को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें एनहांस कर सकते हैं अपने डे टू डे इवन लाइफ में भी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा सोचना है। ये किसी की जॉब या किसी के ऊपर कहीं कोई रिस्क नहीं है इसका, एआई टेक्नोलॉजी का। जी, एआई इस्तेमाल करना आ जाए तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमारे ऊपर ही है कि हम उसको किस अच्छे काम के लिए, हर टेक्नोलॉजी के प्लस माइनस हैं। करेक्ट। एंड ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके प्लस साइड जाते हैं निगेटिव में। तो अगर आप प्लस साइड देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एआई से हमें कोई डर या डरने की ज़रूरत है। सर अगर हम बात करें, हमारे यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लॉ की अगर हम बात कर लें, कॉमर्स की बात कर लें, टेक की बात कर लें, डिफरेंट हैं। तो इन सबको क्या एक साथ जोड़ने का कोई प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? मैंने कुछ सुना था, कुछ क्लब्स की बात सुनी थी। क्लब्स के द्वारा क्या हो रहा है? और मतलब ऐसे अगर हम, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई बीटेक का स्टूडेंट है, उन्हें साथ मिलाने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे क्लब्स आपने बनाए ही क्यों हैं? नहीं, मेरा हमेशा कोशिश रही है कि फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए कि इनको कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। तो ये शुरू में होता था जहाँ 3-4 कोर्सेज चल रहे, एक इंजीनियरिंग चल रहा है, डिप्लोमा चल रहा है या फार्मेसी चल रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स फैकल्टी आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। और जिस तरीके का आजकल मल्टी डायमेंशनल में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, वहाँ आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट है। जहाँ इंजीनियरिंग का बच्चा भी कंट्रीब्यूट करेगा, जहाँ शायद फार्मेसी का करेगा, उसको आप लीगल वे में जाना है तो आपको लॉ का भी इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो हमने वो सारे बच्चों को आपस में और फैकल्टी को कनेक्ट बनाने के लिए हमने बहुत सारे कैंपस में क्लब्स खोले हैं।
स्टूडेंट्स के लिए, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट। और हमने हर क्लब में एक बेसिक फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए हमने क्रिएट की है। इसमें अब टेक्निकल क्लब्स भी हैं, नॉन टेक्निकल क्लब भी हैं। तो उसका हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी सोसाइटी के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो अब उस प्रोजेक्ट्स में उस क्लब के अंडर में वो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी अपने आप ही इन्वॉल्व करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का पार्ट देखते हैं। मैकेनिकल का स्टूडेंट है जो उसका मैकेनिकल पार्ट देखते हैं। तो ऐसा अभी हम पिछले 4-5 सालों से क्लब में बच्चों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, इसमें बहुत सारे हैं। एक उनका कंफर्ट जोन से बाहर आना, दूसरा उनका अलग अलग डोमेन वालों के साथ में काम करना, जो आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद में ज़रूरी है। तीसरा टीम बिल्डिंग है उनकी आपस में, एंड चौथा है नॉलेज शेयरिंग और स्किल एनहांसमेंट। वैसे मल्टीपल चीज़ें हमें एक ही बोलते हैं, एक तीर से 4 निशाने जैसा बोल सकते हैं आप। तो उस तरीके से बच्चों के हम स्किल एनहांसमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी और सारे सॉफ्ट स्किल्स गेन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लब्स। सर, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, GH रायसोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी, जी, यहाँ पर बच्चों का भविष्य कैसे तैयार हो रहा है? आप ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, हमें एक एक कड़ी जुड़ रही है जो समझ में आ रहा है। इसके अलावा हम भविष्य के लिए क्या उनको तैयारी करा रहे हैं? क्योंकि भविष्य में आ जाती है जॉब की टेंशन, और भी बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं। क्या उसके लिए भी हम मेंटली बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ, फेलियर तो आएगा लेकिन उससे ओवरकम भी कर जाओगे? ये कैसे? नहीं, इसके लिए मैं वही बताया कि इतने सारे हमने क्या किया है, बच्चों को हमने इंडस्ट्री में जो डिमांड है स्किल सेट्स की, या कंपनियों को जो चाहिए है, जिस तरीके के बच्चे नॉलेज वाले चाहिए, वो हमने पूरा गैप आइडेंटिफिकेशन करके किया हुआ है। और बीइंग अ यूनिवर्सिटी, हमें ये करिकुलम को मॉडिफाइड अपग्रेड करने के लिए 100% फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम है। और हम हर 6 महीने में हम हमारे सिलेबस को फिर से फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन द जो ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी नई आई है, वो हम उसको ऐड करते हैं। एवरी 6 मंथ हाँ, तो हम साल में 2 बार करिकुलम को रिवाइज करते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो स्टूडेंट आज सीख रहा है वो उसको इंडस्ट्री में जाने के बाद वो काम आए। एक हमारा ये है। दूसरा, हमने एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा था कि उन्होंने भी वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो वो हमने कुछ सालों पहले ही हमने हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया है। एंड बीइंग ए OB एक्सपर्ट, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर OB ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट किया तो ये बहुत रिमार्केबल चेंजेस लाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ग्रोथ। तो हमने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, हमने बहुत सारी चीज़ें, इवन इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हर जगह देखा जाता है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट में बहुत गैप है। तो हमने बहुत सारे मैकेनिज़्म या सिस्टम ऐसे बनाए हैं जहाँ कंपल्सरली इंडस्ट्री के पर्सन्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हमारे करिकुलम का जो मैंने कहा कि 6 महीने में हम रिवाइज करते हैं, उसमें हर बोर्ड ऑफ स्टडी में हमने 2-2, 3-3 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशंस रखे। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि सर ये अभी रिक्वायरमेंट है, आप ये चेंजेस करो। उसके अलावा इंडस्ट्री पर्सन्स के गेस्ट लेक्चर ऑन वेरियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। देन हर सेमिस्टर में हर क्लास के बच्चों के लिए 30 to 40 आवर्स का हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इंश्योर्स कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसको बच्चों को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। पूरा उसका फाइनेंशियल हम यूनिवर्सिटी खुद देखती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं जो विच इंश्योर्स कि बच्चे का प्लेसमेंट, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत एनहांस हो। आजकल पेरेंट्स से भी कई बार मेरा इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग एडमिशन कि वो पूछते हैं यहाँ प्लेसमेंट कैसा है, और हर कोई कंसर्न है प्लेसमेंट के लिए अपने बच्चों के लिए। सब कहते हैं सर वो जॉब नहीं मिल रही है, बट मैंने पूरा मार्केट ड्यूरिंग माय विजिट्स जो होती है NBA या NAC के लिए मैं जाता हूँ अक्रॉस द कंट्री, तो मैंने देखा है देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, बट डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं मिलते। करेक्ट। तो अगर हम बच्चे को इस तरीके से तैयार कर दें कि डे 1 से वो प्रोडक्टिव हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जॉब के लिए कहीं कोई इशू आएगा। तो हमने ये सारे फैसिलिटी करके हमने बच्चों के भविष्य को ऑलमोस्ट सेट किया हुआ है। इन एडिशन टू एकेडमिक क्रेडेंशियल एंड अदर
स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हमने सॉफ्ट स्किल के भी ट्रेनर्स रखे हुए हैं, अच्छा। क्योंकि ये सब चीज़ों के साथ में सॉफ्ट स्किल भी बहुत ज़रूरी है। तो पुटिंग ऑल टुगेदर इट इंश्योर्स कि हमारा बच्चा ओवरऑल ग्रूम्ड होके मार्केट में डे वन प्रोडक्टिव रहे। वंडरफुल वंडरफुल सर, सारी तैयारियां करके भेज रहे हैं आप Yes. बच्चों को। एक चीज़ और है, मैंने जब आपसे बात की थी आपने बताया था कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, जी। ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसे हमने करिकुलम तो पूरा डिज़ाइन कर लिया, सारी चीज़ें बना ली, अपडेटेड सिलेबस भी है, स्टिल बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यूनिवर्सिटी में सेटअप किए हुए हैं, जिसमें लेटेस्ट में अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, AR VR है, रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सोलर है। तो जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उस पर हमने एक स्पेशल स्टेट ऑफ आर्ट लैब सेटअप की है, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं। एंड हर सेमिस्टर में हम बच्चों को वहाँ 30 आवर्स का सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको, और विच सर्टिफाइज की दैट उन्होंने ये कोर्स इस डोमेन में किया है। अगेन मैंने जो आपको बताया था कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ कोर्सेज, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट है, चाहे फार्मेसी का है, चाहे इंजीनियरिंग का है या डिप्लोमा का है, पर ये सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और ये सारे क्लब्स सबके लिए ओपन है। ओके। तो फार्मेसी का स्टूडेंट है, उसको AR VR या ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो एडिशनली वो वहाँ जाके वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकता है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है और उन्हें यूज़ करते भी हैं, करना भी चाहिए। करेक्ट। तो सर ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी देखो मैंने पढ़ाई यहाँ से नहीं करी है, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा आकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि वापस से अपने कॉलेज में आ गई हूँ। तो सर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है GH रायसोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, और हर किसी जो भी यहाँ पर ज्वाइन करता है उसके लिए सब कुछ है, जैसा कि आपने बताया। सर अब पॉडकास्ट की एंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लोग अभी आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज और उन टीचर्स के लिए भी एक मैसेज जो अभी आपको सुन रहे हैं। मैं टीचर और स्टूडेंट को सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा, कि खुद का स्किल एनहांसमेंट और खुद को अपग्रेड रखना। मतलब आप सभी को मालूम होगा, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा नोकिया कंपनी का, जो आज से 15-20 साल पहले पूरे वर्ल्ड में नोकिया वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड था मोबाइल सेक्टर में। करेक्ट। लेकिन जब ये एंड्रॉयड वर्जन आए तो नोकिया ने डिनाई कर दिया कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमारा खुद का उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारा वही प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे और मोबाइल हम ऐसे ही निकालेंगे। और फाइनली आपने देखा होगा कि वो एंड्रॉयड एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो शायद नेक्स्ट 2-3 साल बाद मार्केट से बाहर हो गए, और बाकी दूसरी कंपनियों ने उनकी जगह ले ली। और आखिर में उनको भी रियलाइज़ हुआ, और अभी वो मार्केट में एंड्रॉयड के साथ कुछ सालों पहले आए हैं, बट उनकी आज भी एक्सेप्टेबिलिटी अब मार्केट में नहीं रही। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे सारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स से कि आप जहाँ भी रहें, जिस कंपनी इंडस्ट्री में भी काम करें, या हमारी फैकल्टी हमारे साथ या कहीं भी है, बट अगर वो अपने आप को खुद को अपग्रेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रेंड्स के साथ नहीं करेंगे, तो वो मार्केट से बाहर जल्दी हो जाएंगे। एंड दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए, इवन मैं फैकल्टी को भी बोलता हूँ कि नॉट टू ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस, इनफैक्ट ट्राई टू बिकम द पर्सन ऑफ वैल्यूज़। अगर वो कोई भी इन सब चीज़ों के साथ में आएगा तो सक्सेस उसके अपने आप ही उसके पास दौड़ी चली आएगी। क्या बात है सर। और बहुत ज़रूरी बात जो आपने कही कि जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना है, समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इंसाइट्स मिले कि यूनिवर्सिटी में ये जो हमारी जो अगर हम बात करें सर, महाराष्ट्र में अगर किसी यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा नाम है तो हमारी यही यूनिवर्सिटी है। GH रायसोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी का नाम सब जगह फैला हुआ है, और अब तो पूरे देश में फैल रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका हाथ है, आप जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, पूरी फैकल्टीज़ का हाथ है जो आपकी बातें सुन रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो सर GH रायसोनी को जो GH रायसोनी बनाता है वो एक पूरा परिवार है आपका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
उम्मीद करूंगी कि आपको भी यहाँ से बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन्स के बारे में तो उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। सर, डिटेल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ कनेक्ट कर लें आपसे? डिटेल्स के लिए आप या तो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं ghrstu.edu.in, और वहाँ से आपको हमारे पूरे एडमिशन सेल से लेके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सभी का विद कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, सारी डिटेल अवेलेबल है। आप फ्रीली कभी भी उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि सर ने बताया, आप अभी जा सकते हैं GH राय सोनी की वेबसाइट पर, GH राय सोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, नंबर्स पर आप बात करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ सर, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। जय। तो अभी हमने बात की GH राय सोनी स्किल टेक यूनिवर्सिटी नागपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर विवेक कपूर जी से। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के करियर तो बनाए जाते हैं, उनके हुनर को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पर सब कुछ है उस स्टूडेंट के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने हुनर को साथ लेकर चलना चाहता है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से तो उसकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रीन पर आपको नंबर्स और वेबसाइट की डिटेल मिल जाएंगी। इसी के साथ मेरी आपसे मुलाकात फिर होगी एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री।